जेपीएससी की तैयारी है उसकी शुरुआत कब हुई और उसके पीछे की क्या कहानी रही? हमारे सोसाइटी में एक धारणा बनी हुई है कि जिनके कम मार्क्स आते हैं या जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वही वो जो मेंटल प्रेशर था, वो जो कंपटीशन को लेकर के प्रेशर था, ताने थे, उससे कैसे डील किया आपने? मुझे बचपन से यूनिफॉर्म सर्विसेज का शौक था। यूट्यूब से बहुत सारे यूपीएससी इंटरव्यूज़ के वीडियोस देखे थे। जेपीएससी की तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की, जो इंटरव्यू प्रोसेस था? कहीं कहीं सब सेटल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो एक पीयर प्रेशर तो क्रिएट हो ही जाता है कि हम सिविल सर्विसेज में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ ही लेना। आज के दौर में जहां पर हर युवा और हर माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं सरकारी नौकरी एक मेजर डिमांड बन गई है, पर जब बात आती है कंपटीशन की तो लोग मेंटल प्रेशर और साथ ही में जो कंपटीशन के साथ उसके डीमेरिट्स आते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं और कंपटीशन को नेगेटिव वे में लेकर पीछे हट जाते हैं। उसी दौर में आज हमारे साथ हैं स्नेहा रानी, जिन्होंने जेपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्रैक करके 98th रैंक जो है वो प्राप्त किया है। इनसे हम जानेंगे इनकी क्या संघर्ष की कहानी है और किस तरह से इन्होंने समाज का अपने घर पे और क्या इनका पूरा स्टोरी रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू ऋषिता। आप हम लोग को सबसे पहले बताइए कि आपका 11th-12th में स्ट्रीम क्या था? मैंने 11th-12th अपनी जेवीएम शामली से की है। मेरा स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो साइंस के बाद फिर गवर्नमेंट आर्ट्स? क्योंकि मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ से बचपन से ही था। मेरा मन तो 10th के बाद ही आर्ट्स में स्विच करने का था, बट एज हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली है, तो फिर सबने कहा कि क्योंकि मेरे 10th में मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस ही परस्यू किया जाए आगे भी। आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए सब चाहते थे घर पर, बट क्योंकि मैं एक सीधा रूट लेना चाहती थी सिविल सर्विसेज का। आज के टाइम पे है कि लोग पहले मतलब ज़्यादातर लोग का कहना है कि क्योंकि इंजीनियरिंग के थ्रू ही सिविल सर्विसेज में चयन होता है, तो लोग पहले इंजीनियरिंग करके एक स्ट्रॉन्ग प्लान बी क्रिएट करके फिर सिविल सर्विसेज में स्विच करते हैं। बट मैंने डायरेक्टली ही सिविल सर्विसेज परस्यू करना ज़्यादा उचित समझा अपने लिए, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्विच करने का डिसीज़न लिया। और जो जेपीएससी की तैयारी है उसकी शुरुआत कब हुई और उसके पीछे की क्या कहानी रही? ये तो हर ही सिविल सर्विस एस्पायरेंट को पता होगा कि जब भी कोई सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन ही किया जाता है। और क्योंकि मैं झारखंड से थी तो जेपीएससी जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है, और यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही जब जेपीएससी की एडवर्टीजमेंट आ गई और मैं एलिजिबल हो गई अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी की मदद से ही फिर जेपीएससी में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और आज मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जो ये पूरा आपका स्टोरी रहा कि 12th के बाद जो है स्ट्रीम स्विच करना पड़ा, तो बहुत लोगों के ताने सुनने को मिले होंगे, फैमिली भी एक टाइम पे रोकी होगी आपके। तो सबसे ज़्यादा आपको संघर्ष किस चीज़ में हुआ? क्या चीज़ था जिससे सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा? मुझे याद है मेरे 12th का रिज़ल्ट नहीं आया था और मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करूँगी। और फिर जब रिज़ल्ट आ गया और मैं परसेंटेज क्योंकि काफ़ी अच्छा था लाइक 90%, तो सबको ही चाहते थे कि इंजीनियरिंग। घर पे बहुत ही अच्छा माहौल तो मैं नहीं कहूँगी कि था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है लाइक एक हमारे सोसाइटी में एक धारणा बनी हुई है कि जिनके कम मार्क्स आते हैं या जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वही ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, और ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए घर में तो बहुत ही डिस्करेजमेंट मिला, बट मैंने ठान लिया था कि मैं नहीं आगे इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने बिना कि कोई भी ड्रॉप लिए मैंने डायरेक्टली ही ह्यूमैनिटीज़ में स्विच किया। घर वाले शुरू में बहुत ही डिसएम्पावर या फिर कहेंगे कि डिस्करेज किए थे, आई वुड बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, तो फिर इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। इस पूरे जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट जब लगा हो कि शायद हम गलत कर रहे हैं या शायद अभी भी मौका है कि हम थोड़ा बैकआउट कर जाएं, जो मम्मी पापा कह रहे हैं या जो बाकी सब लोग, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में वो चलता है, तो कोई ऐसा पॉइंट आया जब मन किया कि चेंज कर लेते, यू टर्न ले लेते? ये बिल्कुल ही आपका सवाल बहुत ही सही बात है, क्योंकि जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन में इंसान आ जाता है उसके बाद जब क्योंकि हमने जब अपना 11th-12th दिया था उस टाइम इंटरनेट वगैरह उतना यूज़ करना नहीं आता था। फिर जब हमें एक्सपोजर मिला कि क्या होता है सिविल सर्विसेज, कितनी टफ ही एग्जामिनेशन होती है, तो फिर लगता था कि शायद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या ही हो पाएगा, इतना कंपटीशन, इतने आईआईटीएंस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर मैं तो कहाँ ही स्टैंड करती हूँ। फिर बहुत बार ये लगा कि मुझे भी बैक ऑफ कर जाना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उस टाइम अभी भी मौका था कि इंजीनियरिंग में वापस से जा सकते थे।
बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने बहुत ही सारे, स्पेशली उस टाइम मैं कहना चाहूँगी कि टीना डाबी का रिजल्ट आया था, शी टॉप्ड यूपीएससी, और उनका बैकग्राउंड था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उन्होंने भी टॉप किया था यूपीएससी। तो फिर उनसे मैं इंस्पायर हुई कि लाइक ऐसा नहीं है कि हर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग ही ये एग्ज़ाम ले जा रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने ठान लिया कि अब जो है इसी में ध्यान देना है। उसके बाद मैंने फिर बैकआउट करने का नहीं सोचा। हमारी सोसाइटी में एक आइडियोलॉजी फॉलो होती है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब मेल कैंडिडेट, गवर्नमेंट जॉब अगर सुनते हैं तो दिमाग में एक पुरुष की छवि बनती है, क्योंकि सरकारी नौकरी लड़कियों के लिए जो है सरकारी नौकरी। तो इस चीज को आपने कैसे डील किया, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन गया? मैं कहना चाहूँगी कि इसमें मेरे परिवार का बहुत ही ये इंकरेजमेंट रहा, क्योंकि मेरे फैमिली में हम 2 सिस्टर्स ही है, लेकिन उन्होंने कभी ये फील नहीं कराया कि क्योंकि एक लड़की एक लड़का ही कुछ ऐसा कर सकता है जो एक लड़की नहीं कर सकती है। क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मुझे उनसे ही इसके बारे में आइडिया मिला था कि प्रशासनिक सेवा कुछ जैसा ऐसा एग्जिस्ट करता है, उसमें लोग जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने मुझे कभी फील नहीं कराया ये लड़का और लड़की वाला भेदभाव, तो मैंने भी अपने आप को हमेशा एक गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के रूप में अपने आप को देखा है। तो फिर इसलिए मुझे वैसा कभी फील नहीं हुआ। बिल्कुल ही बात सच है कि सोसाइटी में हमेशा, क्योंकि हमारा सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सिर्फ सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हर किसी जॉब में ऐसा एक मेल कैंडिडेट को ही लोग पोर्ट्रे करते हैं या स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया। बट ये स्टीरियोटाइप तो बहुत ही टाइम से टूटने शुरू हो चुका है। अब हर फील्ड में अब आप देख सकते हैं कि वुमेन कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छा कर रही है। जैसे अच्छी चीज़ों को होने में समय लगता है, तो आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने कितने साल का जो है ब्रेक लिया, क्योंकि उस ब्रेक में आपके सभी फ्रेंड्स कुछ कर रहे होंगे पर आपको समय लग रहा होगा। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? वो जो मेंटल प्रेशर था, वो जो कंपटीशन को लेकर के प्रेशर था, ताने थे, उससे कैसे डील किया आपने? बात बिल्कुल ही सही है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा तो बैचलर्स इन आर्ट्स 3 साल का ही होता है, और बीटेक जो भी टेक्निकल डिग्री में जाते हैं उनका 4 साल होता है। बट उनकी प्लेसमेंट हो ही जाती है, कहीं ना कहीं उनकी प्लेसमेंट हो ही जाती है। तो फिर अपने बैचमेट्स या क्लासमेट्स को देखना कि बैचमेट्स नहीं, मतलब लाइक स्टूडेंट कॉलेज या फिर स्कूल में जो मेरे साथ थे उनका कहीं कहीं सब सेटल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक पीयर प्रेशर तो क्रिएट हो ही जाता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो भी सेम स्ट्रीम परस्यू कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ कि मैं लाइक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट नहीं हो रहा था। और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर्स इतना सपोर्टिव बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दी थी कि लाइक वो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं पीछे रह जा रही हूँ या फिर लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। तो फिर लाइक 2-3 साल में मुझे भी फिर ये उपाधि मिली गई, तो फिर एक अच्छा जर्नी रहा। आपका जेपीएससी का जर्नी कैसा रहा? जेपीएससी की तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? जो इंटरव्यू प्रोसेस था, एग्जाम प्रोसेस था, वो पूरा जो था वो कैसा रहा? टू बी ऑनेस्ट, मैं कहना चाहूँगी कि जब जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट आया था 2024 में, आई थिंक जनवरी एंड में आया था, उस टाइम मैं CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के फिजिकल्स की तैयारी में व्यस्त थी। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। मुझे बचपन से यूनिफॉर्म सर्विसेज का शौक था। तो फिर उस टाइम अचानक से एडवर्टीजमेंट आ गया और तुरंत ही 17 मार्च को उसका PT का डेट अनाउंस हुआ था। और क्योंकि झारखंड JPSC को लेके बहुत ही सारे डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव र्यूमर्स रहते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, दिस दैट, बहुत ही सारे। तो फिर उससे मैं सबसे पहले दूर रही कि वो सब पे ध्यान नहीं देना है। मैंने JPSC के लिए अप्लाई किया और मैंने स्ट्रैटेजी PT के लिए फॉलो किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट झारखंड GK वेटेज कैरी करता है PT में 110 मार्क्स। तो मैंने सबसे ज़्यादा झारखंड GK में अपना ध्यान दिया। जो भी सबको पता ही है, SPT CND एक्ट होती है, यहाँ के ट्राइब्स के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने PT दिया, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि UPSC की तैयारी पहले से थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। फिर मुझे एक रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ता है यहाँ पे मेंस के लिए, तो मैं PT के बाद तुरंत ही मेंस की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है PT और मेंस के बीच। रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश और हिंदी भी लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा रूरल थोड़ा ग्रास रूट्स रहा है, तो फिर मुझे खोटा, नागपुरी, ये सब के बारे में हल्का फुल्का पता था, इसीलिए मैंने खोटा ऑप्ट किया रीजनल लैंग्वेज में। और ऐसा झारखंड में ऐसा फिर से धारणा बनी हुई है कि खोटा लेने से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो हाँ, थोड़ा प्रिविलेज प्रेफरेंस मिलता है। तो सीनियर्स के थोड़े गाइडेंस लिए, तो फिर
मैंने फिर खोटा ही ऑप्ट किया। मैंने एक बरियातों में एक न्यू कोचिंग आई है लाइफ 3 गुरुकुल, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं से मैंने नोट्स वगैरह लिया, गाइडेंस लिया। फिर मैंने मेंस दिया। मेंस का स्ट्रैटेजी मैं यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपने रीजनल लैंग्वेज पे देना है, उसको अच्छे से करना है। और बाकी जो जीएस पेपर्स होते हैं उसके लिए आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। क्योंकि जेपीएससी में मेंस में भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लाइक 60+, तो आपका सिलेक्शन होने का, फाइनल सिलेक्शन होने का लाइक ज़्यादा बढ़ जाता है चांसेस। तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग तो मैं क्या कहूँगी, आंसर राइटिंग कहा जाता है कि एक स्किल है, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर आंसर राइटिंग आप जितनी जल्दी शुरू करें वो बहुत अच्छी बात है। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने यूट्यूब से बहुत सारे यूपीएससी इंटरव्यूज़ के वीडियोस देखे थे, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। उसके बाद मैंने कुछ सीनियर्स से या कुछ ऑफिसर से मैं मिली थी जिनसे मैंने गाइडेंस लिया। उसके बाद जेपीएससी के इंटरव्यू का डेट मेरा 19 जून पड़ा था। और इंटरव्यू में मैं कहना चाहूँगी आपके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि पर डे लाइक मेरे बैच में 72 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बैठे थे और मेरा 72nd नंबर ही था। मैं लास्ट कैंडिडेट थी उस दिन इंटरव्यू के लिए। और पेशेंस पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। अब सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे हुए हो, तो फिर पेशेंस बहुत चाहिए क्योंकि आपको उसी इंथुजियाज़म और एनर्जी के साथ बैठना है जिसमें आप शुरू में दिन में गए थे, उसी के साथ आपको जाना है क्योंकि वो 15 मिनट या 20 मिनट जो भी चलेगा वही आपके इंटरव्यू के 100 मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो फिर आपको एनर्जी मेंटेन रखना है। इस बार खैर इंटरव्यू में कोडिंग करके हमें भेजा गया था, मतलब हमारे मेंबर्स को हमारे बारे में कुछ नहीं पता था, हमारा नाम भी नहीं पता था। तो फिर वैसे ही इंटरव्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आप सिर्फ इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आपको आंसर नहीं आता है तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि मुझे नहीं आता है, और ऑनेस्टली आंसर करिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। यही इंटरव्यू का तो रहते ही है। उसके बाद फिर मैंने रिज़ल्ट के लिए वेट किया और फिर मुझे खुशनसीबी से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल गया। बट मैं कहना चाहूँगी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं था, मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस सर्विसेज था, बट क्योंकि मेरी रैंक 98 थी तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का मौका मिला और मैं सिंसियरली यहाँ पे भी अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूँगी। तो आपने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की, कहीं तो झारखंड प्रशासनिक सेवा में आपका क्या विजन है? आपने कुछ सोचा होगा कि एक मूड बोर्ड होगा, एक गोल होगा, तो किस तरह से आपका हमें जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा? हर सिविल एस्पायरेंट जो सिविल सर्विसेज में एक ये पा लेते हैं कि उनको एक पदभार मिल जाता है कि अब वो एक ऑफिशियली एक पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके मन में बहुत ही ज़्यादा विजन वगैरह रहता है क्योंकि हम यंग है तो हमें तो और ही ज़्यादा इंतज़ाज़म और एनर्जी वगैरह रहता है। तो मेरे में भी वो एनर्जी है। मैं अपने आप को सबसे पहले अगर मुझे मौका मिले तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करना चाहूँगी ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि मेरी पोस्टिंग तो वहीं पे होगी, ब्लॉक लेवल पे ही स्टार्टिंग में होगी। तो मैं जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। अगर मुझसे हो सके तो मैं सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह, जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स अगर मैं ऑर्गेनाइज़ करा सकूँ स्पेशली स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि बचपन से ही अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनकलकेट करना, क्योंकि हमारी वुमेन में भी प्रॉब्लम है कि उनमें एक इंटरनल पेट्रियार्की क्रिएट हो गया क्योंकि वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया पेट्रियार्की कि वो खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरे साथ अगर ख़राब हो रहा है तो यही नॉर्म है। तो ये चीज़ हटाने के लिए मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। प्लस अगर मुझे थोड़ा सा भी अपने स्तर पर मौका मिले तो मैं एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम करना चाहूँगी क्योंकि हर कोई इंसान के लिए तो बहुत कुछ सोचता है बट वो बेज़ुबानों के लिए बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, और जितने भी एनजीओज़ है वगैरह उनके साथ मैं ज़रूर उनके लिए कोलैबोरेट करके उनके लिए काम करना चाहूँगी। एट लास्ट जो भी अभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होंगे, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि उनको तैयारी करनी है, या जो बच्चे कंपटीशन को देख करके थोड़ा बैक ऑफ करने का सोचेंगे, और आपने बात कही वो स्ट्रीम चेंज करने की, तो उसको लेकर के भी एक अलग धारणा है, तो उन बच्चों को एज अ मोटिवेशन क्या कहना चाहेंगे? उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपने गोल ओरिएंटेड रहे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा एजुकेशन काफ़ी सिंपल रहा है, इनफॉर्मल, क्योंकि इंटरव्यू तो मैंने कहना चाहूँगी कि हम दोनों में सेम स्कूल शेयर भी किया है। तो क्योंकि मेरा बेसिक फाउंडेशंस काफ़ी अच्छा रहा स्कूल टीचर्स की वजह से, आर्ट्स हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स वगैरह, तो फिर इसीलिए। और मैंने कोई बहुत हाई फाई एजुकेशन या फिर कोचिंग क्लासेस नहीं ऑप्ट की है, तो क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी एक जो साधारण बच्चा या कैंडिडेट है वो भी ज़रूर कर सकता है।
और फिर मैं कहना चाहूँगी कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखने का बहुत ज़रूरत है। स्ट्रीम चेंज करने की आपने जैसे बात कही, तो अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब तो बहुत ही सारी डाइवर्सिटीज़ आ गई है, तो फिर बच्चे अपने मन से ये ले सकते हैं। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट आप वो ले। अब सिविल सर्विसेज में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ ही लेना, आपको किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू से, जैसे मेरी तरह मन है कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो आप शुरू से अगर ह्यूमैनिटीज़ रखते हैं तो फिर एक फ़ायदा तो होता ही है। और जो लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा स्कोप नहीं है, दिस दैट, तो फिर क्योंकि आज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो आप बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स तो ले ही सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको इस क्योंकि अभी इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको एआई वगैरह की मदद लेनी होगी और आपको सीखना भी चाहिए ये सब, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए यहाँ पे तो। और फिर यही कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसी धारणा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मुझे याद है जब मैं अपने नोट्स खोज रही थी जेपीएससी या बीपीएससी के लिए, तो मुझे मैक्सिमम हिंदी मीडियम के नोट्स ही मिल रहे थे। मुझे इंग्लिश में दिक्कत हो रहा था मिलने में कि इंग्लिश के लिए अच्छे नोट्स मिल जाए। तब मुझे फिर वो बरियातू वाले कोचिंग के बारे में पता चला। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम में बहुत टॉपर्स आते हैं। आपको हिंदी को ही बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अपने जो भी है लिखने के तरीके को। इट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, तो आप ज़रूर कर सकते हैं ये चीज़। तो ये थी स्नेहा, जिन्होंने जेपीएससी क्रैक करने का या सपना भी नहीं देखा होगा। उन्होंने सिर्फ, उनका एक सपना था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है। साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद आर्ट्स परस्यू किया इस पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट जा करके, क्योंकि एक धारणा जो है उसे तोड़ते हुए उन्होंने ये फैसला किया, अपने इस सपने पर अमल किया और आज जेपीएससी में रैंक 98 प्राप्त करके अब अपने आप को सिविल सर्विसेज में सर्व करने वाली हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में वो अब सिविल सर्विसेज में अपना योगदान देने वाली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए, उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर मंत्र, मैं ऋषिता भारती, कैमरामैन विकी के साथ। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।